अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, सत श्री अकाल एंड गुड इवनिंग। मैं हूं आरजू कासमी और आप देख रहे हैं पॉइंट ऑफ व्यू। हमें जी ज्वाइन किया है डॉक्टर अभिषेक मिश्रा साहब ने। बहुत शुक्रिया सर कि आज आप आए। थैंक यू सो मच। थैंक यू आरजू जी। आपके सभी दर्शकों को नमस्ते, सलाम, आदाब, सत श्री अकाल, वनक्कम, गुड इवनिंग। आज आप बहुत अच्छी लग रही हैं इस ब्लू ड्रेस में। सो मैनी मीन्स यू आर लुकिंग वेरी गुड। थैंक यू सो मच सर। हालांकि आज मेरा थोड़ा गला खराब है और हल्का सा फ्लू है। बहुत शुक्रिया कि आपने कहा कि मैं अच्छी लग रही हूँ। बहुत शुक्रिया सर। आज एक तो हम आपसे चंद्रयान 3 की बात करेंगे कि वो कहाँ तक पहुंचा है और बड़ा उसका चर्चा हो रहा है। और दूसरा ये कि सर हमारे यहाँ आपने देखा कि एक हादसा हुआ है जो कि वैसे तो होते ही रहते हैं हमारे यहाँ, हम भी आदी से हो गए हैं, लेकिन ये कि भारत चर्चेस जलाए गए और बहुत बुरा इंप्रेशन पाकिस्तान का गया पूरी दुनिया में। तो इन दो चीजों पे हम बात करेंगे। तो सबसे पहले चंद्रयान पे आप बताइए। चंद्रयान पे तो सबसे पहले आरजू जी आपको मुबारक, क्योंकि चंद्रयान की जो टीम लीड में है वो एक महिला है, शी इज अ वुमेन। और अगर महिलाएं चांद पे पहुंचा सकती हैं एक मैन मेड मशीन को, तो सोचिए महिलाएं क्या नहीं कर सकती हैं। सो वो जो लोग भी होते हैं जो महिलाओं को कम समझते हैं या महिलाओं को किसी भी तरीके से नाकाबिल समझते हैं, ये उनके लिए भी बहुत बड़ा लेसन है जो कि रितु जी ने करके दिखाया है। देखिए, चंद्रयान अब अपने लास्ट फेज में है। 20 तारीख को एक लास्ट मैन्यूवर किया जाएगा, डी ब्लास्ट करके उसकी स्पीड को कम किया जाएगा। अभी वो ये 157 इंटू 135 जो इंटू 135 की जो एलिप्टिकल वो बची है ऑर्बिट, उसमें वो मैन्यूवर कर रहा है। तो इट हैज ऑलरेडी बीन, मतलब ये उसमें से प्रोपल्शन में से जो लैंडर है वो ऑलरेडी अलग हो चुका है। तो अब लैंडर खुद से वो अपने आप को उस ऑर्बिट में रिवॉल्व करवा रहा है। तो इट जस्ट वन मोर मैन्यूवर रिक्वायर्ड फ्रॉम द इसरो साइड। उसकी स्पीड को कम करने का वो 20 तारीख को होगा या 21 तारीख को होगा। एंड देन फिर 23 तारीख को फाइनली साउथ पोल पे सॉफ्ट लैंडिंग की वो तैयारी करेंगे। अभी तक सब कुछ बहुत नॉर्मल गया है, हेल्थ भी नॉर्मल है। तो मेरे लिए तो इतना ही बहुत हो जाता है। मतलब जो कि उसमें लगे हुए उनके लिए तो फाइनल सक्सेस तभी होगा जब एक सॉफ्ट लैंडिंग हो जाए। बट आरजू जी, ये भी कोई स्मॉल फीट तो नहीं है ना, आप समझ रही हैं। इट्स नॉट अ स्मॉल फीट जो इन्होंने अचीव किया है कि धरती पे बैठ के इतने लिमिटेड बजट के साथ आप पहले तो रॉकेट भेजे, रॉकेट में से फिर प्रोपल्शन को अलग करें, फिर प्रोपल्शन में से आप जो है लैंडर और प्रोपल्शन दोनों को अलग करें। प्रोपल्शन जो है वो चांद के जो है मून के ऑर्बिट में रहेगा 1-2 साल या जितनी भी उसकी लाइफ होगी। वहां से वो मतलब कोई भी चीज वेस्ट नहीं हो रही है। देखिए, ये जो प्रोपल्शन है ये ऑर्बिट करता रहेगा मून को, और फोटो और दूसरी जो इंफॉर्मेशन वो उसको देनी होगी वो देता रहेगा फॉर ईयर्स टू कम। और लैंडर विक्रम जो है वो अपना 1 मून डे जो है, या चूंकि 1 मून डे जो है वो अर्थ के शायद 14 या 15 दिन के बराबर होता है, या वाइस वर्सा, वो अपनी वहां पे एक लाइफ साइकिल को गुजारेगा, वहां पे फोटो खींचेगा, मिनरल्स के जो है वो सैंपल्स या जो भी उसको एनालिसिस करनी होगी वो करके डेटा विल सेंड बैक टू इसरो सेंटर इन इंडिया, बैंगलोर, आई गेस। तो मेरे लिए नहीं, देखिए ये सबके लिए है। ये सब चीजें जो की जाती है ना आरजू जी, ये इंसानों के लिए की जाती है। अब इंटरनेट जिसने भी ढूंढा वो अपने लिए थोड़े ढूंढा। हम आप आज बैठ के बात कर रहे हैं इंटरनेट की वजह से, ये इंसानियत का लिए एक तोहफा है। सो आई गेस दिस फीट ऑफ इसरो बिलोंग्स टू ऑल ह्यूमैनिटी। और भारत दुनिया की एकमात्र सिविलाइजेशन है, एकमात्र, जो शुरू से इंसानियत की बात करता रहा। शुरू से ह्यूमैनिटी की बात करने का अगर कोई फिलॉसफी दम्भ भर सकती है या उस पर प्राइड ले सकती है तो वो है इंडियन फिलॉसफी। तो कंग्रेचुलेशंस टू आरजू जी आपको, कंग्रेचुलेशंस टू हमको भी। और हम उम्मीद करते हैं कि अच्छी रिजल्ट या अच्छा न्यूज। 21 तारीख तो कोई बहुत बड़ा इनके लिए नहीं होगा क्योंकि स्पीड को कम करना है, लेकिन 23 तारीख की रात हम लोग हो सकेगा तो साथ में एक प्रोग्राम भी कर लेंगे, वेयर वी विल बी सिटिंग 3-4 पीपल एंड देन लाइव टेलीकास्ट इसके ऊपर डिस्कशन किया जा सकता है जी। डेफिनेटली, बिल्कुल सर। बहुत खुशी की बात है और मेरे ख्याल है चाहे हिंदुस्तान करे या पाकिस्तान करे, इस किस्म के अचीवमेंट के ऊपर मुबारकबाद तो बिल्कुल बनती है और बेस्ट विशेस भी बनती हैं जो हमारी तरफ से बिल्कुल आप लोगों के साथ हैं। और हम उम्मीद करते हैं कि अच्छी खबर ही सुनने को मिलेगी। और लेकिन सर साथ साथ पाकिस्तान में जो कुछ हो रहा है, एक तरफ तो खैर आप देख ही रहे हैं कि गवर्नमेंट जो है वो आती जा रही है। आज भी सिंध कैबिनेट ने जो है वो ओथ उठाया है, वहां पे कुछ मिनिस्टर्स बनाए गए। और
और लेकिन दूसरी तरफ हम देखते हैं कि जिस तरह से चर्चेस को जलाया गया, लोगों के घरों को तोड़ा गया। आज जो नए हमारे चीफ जस्टिस आने वाले हैं, नेक्स्ट जो आएंगे, जस्टिस काजी फायज ईसा, उन्होंने भी उस एरिया का विजिट किया और लोगों से बातचीत की और उन्हें हौसला दिया। लेकिन खैर मैं ये समझती हूँ कि उन्हें वहाँ विजिट से ज्यादा जरूरी ये है कि जो उनका ऑफिस है वहां बैठ कर वो सही फैसला करें, और जिन लोगों ने ये सब कुछ किया है उनको सजा दें, तो तब शायद ये पता लगेगा कि क्या हो रहा है। लेकिन सर अजीब सी बात है, बहुत से लोग कहते हैं कि भाई ऐसा कैसे हो गया कि 20 से ऊपर जो चर्च थे उनको जला दिया गया, तोड़ दिया गया और कोई रोक नहीं पाया। ये सब कहाँ थी सारी जो एजेंसीज हैं और जो पुलिस है? तो क्या लग रहा है आपको, क्या इंप्रेशन गया है पाकिस्तान का? पाकिस्तान का इंप्रेशन कुछ नया नहीं गया, यही इंप्रेशन पाकिस्तान का शुरू से है। तो पीपल आर नॉट सरप्राइज। अगर कोई चर्च बचा लेता तो वी वुड हैव बीन सरप्राइज। अगर कोई मंदिर बना देता तो वी वुड हैव बीन सरप्राइज। चर्च जलना, मंदिर जलना, गुरुद्वारे को जलना, ये तो दिस इज व्हाट एक्सपेक्टेड फ्रॉम पाकिस्तान। तो दुनिया को मेरे ख्याल से कोई मैसेज नया नहीं गया। इट्स एन ऑफ्ट रिपीटेड मैसेज। लोगों को पता है पाकिस्तान क्या है। श्रीलंकन को जला दिया, फिर मतलब दिस इज व्हाट पाकिस्तान इज नोन फॉर। पाकिस्तान ने किसी को सरप्राइज नहीं किया। आई डोंट थिंक किसी को सदमा लगा होगा। हाँ, दुख पहुंचा होगा, किसी की भी बिलीव का मैटर है, किसी का भी बिलीव का मैटर हो, उसको अगर उसमें शांति मिलती है तो उसको शांति के साथ अपनी पूजा और अपनी अर्चना करने का तो हक मिलना चाहिए। तो इट्स अ सैड डे। मगर देखिए, आपने कहा कि चीफ जस्टिस साहब आएंगे, लोगों को सजा देंगे, या जो दूसरी चीज है, चीफ जस्टिस साहब आए, लोगों को सजा न दे, वो कॉन्स्टिट्यूशनल डिसीजंस दें, केयर टैक, बिकॉज सजा देने का काम लोअर कोर्ट्स का होता है। सुप्रीम कोर्ट तक तो मैटर आने भी नहीं चाहिए अपील के, बेकार के, अगर बहुत जबरदस्त अपील नहीं है कोई, तो वो सबऑर्डिनेट कोर्ट्स, मैक्स टू मैक्स हाई कोर्ट, आई थिंक यही आपका भी हायरार्की ऑफ अपील होगी। उसके बाद जाने की जरूरत नहीं होती स्टेट को कि भाई चले हटाएं, फिर मैटर को खत्म करें, अनलेस अंटिल बहुत एक्सेप्शनल क्वेश्चन ऑफ लॉ अराइज हो गया है। सो परहैप्स इट विल रिक्वायर द फाइनेस्ट माइंड एट द सुप्रीम कोर्ट लेवल, और नॉट द फाइनेस्ट माइंड बट हाँ एक्सपीरियंस्ड माइंड। तो मैं ये कहूंगा कि आपके जो चीफ जस्टिस साहब आए वो कॉन्स्टिट्यूशनल डिसीजन लें। जैसे केयर टेकर गवर्नमेंट आ गई है, इलेक्शन का कोई पता ही नहीं है भाई। ये केयर टेकर गवर्नमेंट कितने दिन रहेगी? जब इलेक्शन डेट ही नहीं आपको देना था तो आपने फिर वो गवर्नमेंट को डिसॉल्व क्यों किया? और ये केयर टेकर गवर्नमेंट का मैंडेट क्या है डेमोक्रेसी में? डेमोक्रेसी में जब आपने गवर्नमेंट बना दी तो उस गवर्नमेंट का मैंडेट कहां से आ रहा है? केयर टेकर गवर्नमेंट का अगर कॉन्स्टिट्यूशन में है तो फिर इसकी कोई तो मियाद होगी ना कि भाई 1 महीना रहेगी, 1.5 महीना रहेगी, 2 महीना रहेगी। इलेक्शन कमीशन ने, मैंने तो नहीं पढ़ा, अगर मैं चूंकि मैं फॉलो नहीं किया हूँ, अगर आपके पास कोई और न्यूज है तो आप बता दीजिए, बट मुझे तो नहीं पता कि इलेक्शन कमीशन ने इलेक्शन डिक्लेयर कर दिया है पाकिस्तान में। आई थिंक ओनली द गवर्नमेंट हैज बीन सस्पेंडेड। नहीं सर, उन्होंने तो अभी ये कहा है कि इलेक्शंस तो अभी नहीं हो रहे, इलेक्शंस तो होंगे फरवरी या मार्च में जाकर। वरना तो 90 डेज में हो जाने चाहिए, लेकिन 90 डेज में नहीं हो रहे। तो फिर ये देखिए, कॉन्स्टिट्यूशन की धज्जियां उड़ रही हैं ना। देखिए, हमारे यहाँ लीगल वर्ल्ड में 2 शब्द है, कॉन्स्टिट्यूशन और कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म। तो आपके यहाँ कॉन्स्टिट्यूशन नाम नहीं हाथ का है, उसको मानता कोई नहीं है। जिसका एक सीधा एग्जांपल अभी आपने दिया कि आपके हिसाब से जो केयर टेकर गवर्नमेंट की लाइफ है वो 90 डेज, दैट मींस 3 मंथ्स हो सकती है मैक्स टू मैक्स। लेकिन आप बता रही हैं अगस्त में बैठ करके कि इलेक्शन हैज नॉट येट बीन डिक्लेयर्ड और डेट नहीं आई है। तो फिर ये अगर 90 दिन के हिसाब से चलें और ये अगस्त में बने हैं तो अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, मैक्स टू मैक्स मिड ऑफ द नवंबर इनकी जो लेजिटिमेसी है इस गवर्नमेंट की वो खत्म हो जाएगी मिड ऑफ द नवंबर। कॉन्स्टिट्यूशनली ये सरकार इनवैलिड होगी, ये सरकार एक अनकॉन्स्टिट्यूशनल गवर्नमेंट होगी। आप अनकॉन्स्टिट्यूशनली गवर्न किए जाएंगे, उसके बाद भी आप ये कहेंगे कि हम कॉन्स्टिट्यूशनल सोसाइटी हैं। तो कॉन्स्टिट्यूशन की धज्जियां उड़ा के रखी हुई है आपके लीगल फ्रेटर्निटी ने, पॉलिटिकल फ्रेटर्निटी ने और आपके थिंकर फ्रेटर्निटी ने। जैसे मैंने पहले बार बार भी कहा, मैं तो उसको रिपीट भी नहीं करना चाहता कि कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान इज फुल ऑफ मिस्टेक्स या फुल ऑफ कॉन्फ्लिक्टिंग प्रोविजंस, फुल ऑफ व्हाट यू से, फुल ऑफ कंफ्यूजन्स। इस अगर ये आपका टूल ऑफ गवर्नेंस है, ये कॉन्स्टिट्यूशन टूल ऑफ गवर्नेंस है, तो ये कंफ्यूज लॉट ही पैदा करेगा। तो मैं आपके जो नए चीफ जस्टिस साहब आए हैं, बहुत इंपॉर्टेंट पोजीशन और डेजिग्नेशन है, मैं उनसे हाथ जोड़ के यही निवेदन करूंगा कि ताबड़तोड़ कॉन्स्टिट्यूशनल फैसले ले वो,
भले वो फैसले जो है उनको इम्प्लीमेंट ना किया जाए, क्योंकि जहां तक मुझे याद है लाहौर हाई कोर्ट ने या आपके सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि 3 महीने के अंदर इलेक्शन करवाया जाए, और गवर्नमेंट ने इलेक्शन नहीं करवाया, न तो पंजाब में करवाया और ना ही उन्होंने आपके शुरा मजलिस शुरा का करवाया। तो आई होप कि मैं सही बोल रहा हूँ, जो मुझे याद है जहां तक कि आपके कोर्ट ने दिया था इंस्ट्रक्शन कि इस डेट में आप इतने दिन के अंदर में इलेक्शन करवाएं, पर सरकार ने नहीं करवाया, तो उन्होंने जुडिशरी की बात ही नहीं मानी। तो फिर जब आप एक इंस्टीट्यूशन की बात नहीं मानेंगे, दूसरा इंस्टीट्यूशन अपनी बात नहीं मानेंगे, एक दूसरे की बात नहीं मानेंगे, इंस्ट्रा इंस्टीट्यूशन जो है वो ट्रस्ट नहीं है, तो फिर ये काहे का कॉन्स्टिट्यूशन है? फिर तो आप, मैं तो रिक्वेस्ट करूंगा तालिबान की तरह, जो तालिबान ने कहा कि इस्लाम में डेमोक्रेसी नहीं पॉसिबल है, शूरा से चलाइए, दैट्स वुड बी बेटर। अरे नहीं सर, कहाँ फंसा रहे हैं शूरा में, पहले ही हम लोग इतने परेशान हैं। लेकिन ये जरूर है कि पहले इन्होंने कहा था, वैसे लिखा तो यही है कॉन्स्टिट्यूशन में कि 90 डेज में इलेक्शंस हो जाने चाहिए, लेकिन अब ये कह रहे हैं कि जी नहीं ना, 90 डेज में पॉसिबल नहीं है और इस वजह से आगे कर दिए जाएंगे। खैर ये तमाशा यहाँ पे चलता रहता है, आपको मालूम है कि किस तरह से कंट्री को चलाया जाता है और कौन लोग चलाते हैं और डिसीजन भी कौन लोग लेते हैं। लेकिन अगर ये केयर टेकर गवर्नमेंट लंबे अरसे के लिए रह जाती है, जैसे कि बहुत से लोग तो खैर ये भी कहते हैं कि कोई पता नहीं कल ही चली जाए, कोई पता नहीं 1 साल ना जाए, कोई पता नहीं 2 साल चल जाए, तो क्या आपको लगता है कि बाकी दुनिया, जहाँ कई जगह से वैसे इनको मुबारकबादें भी आ रही हैं, जो कि आई डोंट नो किस बात की है, लेकिन कुछ कंट्री के जो हेड है उन्होंने मुबारकबाद भी दी है, जो इस वक्त प्राइम मिनिस्टर है उनको, आपके ख्याल से क्या ये लोग कोई डिसीजन लेने के काबिल होंगे? क्या ये डिसाइड कर पाएंगे आईएमएफ के साथ कैसे डील करनी है, कंट्री को चलाना कैसे है, इंडिया के साथ क्या पॉलिसी होनी चाहिए? क्या ये केयर टेकर गवर्नमेंट आपके ख्याल से कुछ संभाल पाएगी, जितना भी टाइम इनके पास है? मैं आपका कॉन्स्टिट्यूशन देख रहा था आरजू जी, आपके कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल 224 मैं पढ़ देता हूं, देखिए क्या बड़ी मजेदार बात देखिए। अ जनरल इलेक्शन टू द नेशनल असेंबली or provincial assembly shall be held within a period of 60 days. 60 days immediately following the day on which the term of assembly is due to expire, unless the assembly has been sooner dissolved, and the results of the election shall be declared not later than 14 days before that. On the dissolution of the assembly on completion of its term, or in case it is dissolved under Article 58, Article 112, the president of the governor, I guess, which is not the case, provided further that the prime minister receive a leader of opposition, members of the caretaker cabinet, including the caretaker prime minister, and their immediate family members shall not be eligible to contest the immediately following elections of such assembly. I hope आपको पता होगा ये बात। 60 दिन का मैंडेट है, 60 दिन। 60 दिन के अंदर आपके यहाँ पे जो, बिकॉज मेरे ख्याल से इस गवर्नमेंट ने अपना पूरा 5 साल का टर्म कंप्लीट किया है, राइट? जी जी और बिल्कुल। 5 साल के, तो आपका कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से 224 के हिसाब से 60 दिन के अंदर इलेक्शन होना चाहिए, और इलेक्शन जब करवा लिया जाए तो 14 दिन के भीतर इलेक्शन का रिजल्ट डिक्लेयर कर देना चाहिए। यानी मान लीजिए 1 अप्रैल को इलेक्शन कंप्लीट हो गया, इस बीच में इलेक्शन के रिजल्ट डिक्लेयर करने, तो मतलब ये इस प्रोविजंस को जब मानना ही नहीं है 60 दिन का, तो फिर क्यों लिखा है इसको? जब आप इसका सम्मान नहीं करेंगे तो ये तो पीस ऑफ पेपर बन गया ना। और कॉन्स्टिट्यूशन कोई ऑर्डिनरी डॉक्यूमेंट नहीं होता है आरजू जी, वो सुप्रीम लॉ ऑफ द लैंड होता है सारी जगह पे। इवन बाइबल से बड़ा डॉक्यूमेंट है कॉन्स्टिट्यूशन, वेद से बड़ा डॉक्यूमेंट है कॉन्स्टिट्यूशन। अगर हमारे वेद किसी प्रोविजन में और हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में अगर कोई कॉन्फ्लिक्ट हो जाए तो कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ प्रिवेल करता है। तो पॉइंट में क्या कह रहा हूं कि ये जो अब आप कह रहे हैं कि ये लोग डिसीजन ले सकते हैं, आप डिसीजन लें तो लें, उसकी मोरालिटी क्या होगी? लीगैलिटी तो छोड़ दीजिए। 2 क्वेश्चन आता है ना जब आप डिसीजन लेती हैं आरजू जी, तो उस पर 2 प्रश्न उठते हैं कि क्या वो लीगल डिसीजन है, और लीगल के अलावा क्या वो मॉरल डिसीजन है। जब आपका डिसीजन ही लीगल नहीं होगा 60 दिन बाद, जब ये केयर टेकर गवर्नमेंट कोई डिसीजन लेगी तो कौन फॉलो करेगा इनको, आप बताइए? और जब कोई फॉलो नहीं करेगा, कोई सीरियस नहीं लेगा 60वें दिन के बाद, तो ये तो इलीगल गवर्नमेंट हो जाएगी। ये केयर टेकर गवर्नमेंट लीगल अनकॉन्स्टिट्यूशनल। मुझे तो पता नहीं कि ये कैसे डिसीजन देगी
अगर कहीं कोर्ट में ये चैलेंज हो गया, मान लीजिए केयर टेकर गवर्नमेंट ने 60 दिन बाद कोई डिसीजन लिया है और आपकी सुप्रीम कोर्ट में वो डिसीजन चैलेंज होता है कि भाई ये तो ये चैलेंज, ये डिसीजन नहीं ले सकते बिकॉज ये तो नॉन एस्ट हो जाएगा, मतलब ये वॉइड हो जाएगा, ये इलीगल एंड अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। तो 60 दिन के बाद, यानी 15 अगस्त से 15 सितंबर, 15 सितंबर से 15 अक्टूबर, 15 अक्टूबर के बाद आपके देश में इलीगल गवर्नमेंट होगी, अनकॉन्स्टिट्यूशनल गवर्नमेंट होगी अगर इलेक्शन बिल्कुल, नहीं करना चाहते हैं। अगर ये 90 डेज में नहीं कराते। लेकिन सर साथ साथ ये भी हो रहा है कि 60 डेज ही लिखा है आरजू जी, मैंने जो पढ़ा उसमें 60 डेज ही लिखा है। सही, लेकिन सर वैसे कहा यह जाता है कि 90 डेज बताया जाता है, गवर्नमेंट जाने के बाद से 90 डेज के अंदर जो है इलेक्शंस हमारे ये बताया जाता है। लेकिन सर साथ साथ हम ये देख रहे हैं डिफरेंट जगहों पे जो है, चाहे वो केपी के हो या बलूचिस्तान को देख लीजिए, लेकिन फिलहाल केपी के मंजूर पश्तीन हमारे एक बड़े फेमस लीडर है पश्तून के, उनके एक पॉलिटिकल रैली चल रही है और हुई, और उसमें उन्होंने काफी फौज को जो है बुरा भला कहा और कहा कि परेशान है, जाहिर है वो लोग उनके ऊपर, मैं मानती हूँ उनके ऊपर काफी प्रॉब्लम्स हैं, मिसिंग पर्संस का इशू है और कई तरह का इश्यूज है। तो ये आपको लग रहा है कि ये क्योंकि इलेक्शंस करीब आ रहे हैं इस वजह से ये सब कुछ हो रहा है और एक प्रेशर बिल्ड किया जा रहा है, या आपको लगता है नहीं ये चीजें जो हैं ये हुआ ही करती हैं कंट्रीज में, और जिस तरह से बोल्ड होके वो बात कर रहे हैं, वो बात भी उनकी बहुत, यानी वो नारे जो आपके यहाँ लगाए जाते हैं हमारी फौज के लिए, तो वो नारे पाकिस्तान के अंदर हम पाकिस्तानी खुद लगा रहे हैं, कैसे देखते हैं आप इसको? तो भाई पॉइंट ये है कि आपकी देश की जो भी इंस्टीट्यूशन है, संस्थान है या इदारे हैं, उनको ये डिसाइड करना पड़ेगा कि वो कहाँ से अपनी पावर को डिराइव करते हैं और क्यों अपनी पावर को एक्सरसाइज करते हैं। यदि आप अपनी पावर को एक्सरसाइज करते हुए पाकिस्तान के लोगों को ही मार दीजिए, पाकिस्तान एज ए स्टेट सर्वाइव करना जरूरी है या पाकिस्तान के लोग एज एन इंडिविजुअल ह्यूमन सर्वाइव करना जरूरी है, ये तो आपको रिविजिट करना पड़ेगा ना। अभी तो आप पाकिस्तान के नाम पे मार रहे हो लोगों को कि तुमको पाकिस्तान की जो आइडियोलॉजी है तुम उसके अगेंस्ट में काम करते हो। कोई किसी आइडियोलॉजी के अगेंस्ट में काम नहीं करता, एक इंसान अपने इंटरेस्ट के लिए काम करता है। तो आप स्टेट का काम यह होना चाहिए कि स्टेट का इंटरेस्ट सिवाय लोगों के वेलफेयर के अलावा और कुछ नहीं होना चाहिए। यदि स्टेट का इंटरेस्ट लोगों के वेलफेयर के अलावा अपना इंटरेस्ट होगा, यानी कि उसको कोई आइडियोलॉजी को प्रोटेक्ट करना है, उसको अपनी इंस्टीट्यूशन को प्रोटेक्ट करना है, तो फिर वहां पे कॉन्फ्लिक्ट होगा। किसी को आप ये नहीं कह सकती कि उसको मादरे वतन इसलिए बनना चाहिए या मोहब्बे वतन इसलिए बनना चाहिए क्योंकि आपको जो इंस्टीट्यूशन में आप काम करते हो वो उसको सही से नहीं देखता। भाई मैं नहीं मानता, आपको इंसान की इंटरेस्ट, अगर मैं पैदा हुआ हूं तो मेरे सपने होंगे, मेरे डिजायर्स होंगे, और अगर मेरे सपने और डिजायर मेरे देश में मैं पूरा नहीं कर पा रहा हूं तो मेरे देश का क्या फायदा है। मेरे देश के कहने का मतलब है कि यदि मेरे इदारे, भारत की इदारे जो है वो मुझको नहीं पूरा करने दे, अपने ड्रीम को कहें नहीं नहीं ये नहीं कर सकता, या दूसरे को कहे वो नहीं कर सकता, तो फिर फायदा क्या है मेरा। अब मुझसे ये भी कहें कि नहीं हम तुम्हें तुम्हारा सपना भी नहीं जीने देंगे, लेकिन तुम्हें एक लॉयल वो रह के लॉयल सिटीजन बन के, है ना, कोई नहीं बनता। लोग अपनी मिट्टी से पैदाइशी प्यार करते हैं, लेकिन जब वो उस मिट्टी के अगेंस्ट में जाते हैं तो बहुत दुखी होके जाते हैं। इनको गद्दार नहीं कहते। एक इंसान का सपना होता है अपनी जिंदगी को अपने हिसाब से जीना। कोई इसलिए जीने के लिए नहीं आया है कि बस हमारा एक लाइफ को बहुत वेस्ट कर दिया जाए। एवरीवन वांट्स टू अचीव मैक्सिमम ऑप्टिमम फ्रॉम देयर लाइफ। आप भी बनना चाहती है, मैं भी बनना चाहता हूँ, हमारे सपने हैं, कुछ हम अचीव करना चाहते हैं, नाम बनाना चाहते हैं, पहचान बनाना चाहते हैं, सबको वो सपना है। अब कोई आपसे कहे कि नहीं आरजू जी ये आप सब चैनल वैनल बंद कर दो, आप पाकिस्तान के अगेंस्ट में बात करो, या कोई मुझसे कहते अभिषेक जी चैनल वैनल बंद करो, आप इंडिया के अगेंस्ट में बात करो, आप पाकिस्तानियों से बात करो, आप इंडिया, तो भाई क्यों, भाई जो मुझे सही लगता है मैं करूंगा। आप कौन होते हो रोकने वाले? ये आपका डिसीजन कि मैं गलत कर रहा हूं ये सही कैसे हो गया? आपको ये किसने अथॉरिटी दी कि मेरे एक्शंस को सही या गलत करने की डिटर्मिनेशन आपके पास है? हाँ, अगर मैं वो बात मानने को तैयार हूं, जैसे कोर्ट्स को मैंने अपना सरेंडर कर दिया कि ठीक है, अगर कोर्ट कहेगा जिसको मैं गलत समझता हूं कि वो गलत नहीं है बल्कि सही है, तो फिर मैं उसको मान लूंगा, बिकॉज दैट्स हाउ द कॉन्स्टिट्यूशनल कॉन्ट्रैक्ट फंक्शंस। Constitution is a social contract. It's a contract between the people and the वो। तो मेरा ये है कि मंजूर पश्तीन टाइप के लोग या ये जो बेचारे पश्तून हैं, इनकी आइडेंटिटी क्राइसिस है। ये हजारों साल से एग्जिस्ट। भाई हमारे ऋग्वेद में पश्तूनों का वर्णन मिलता है, हजारों साल की आइडेंटिटी है। ऐसे नहीं ये इसको आप दबा सकते हैं।
तो प्लीज उनको जीने दें, उनकी बात सुने, अपनी बात थोपे नहीं। जी बिल्कुल ऐसा ही होना चाहिए, और इसी वजह से मुसलसल वो बेचारे जो है आवाज उठाते रहते हैं। और मिसिंग पर्सन्स का इशू तो बहुत ही सीरियस इशू है, जो कि बलूचिस्तान और केपीके में है, और उसके लिए वो लोग बेचारे बात करते रहते हैं। लेकिन सर देखते हैं चीजें किस तरह से आगे बढ़ती हैं, और बिल्कुल हम आपके साथ जल्द ही बिल्कुल 1-2 दिन में दोबारा मुलाकात करेंगे। और हमेशा आपसे बहुत कुछ सीखने को मिलता है, और बहुत कुछ हम जो है वो सीखते जा रहे हैं, ना सिर्फ हम बल्कि हमारी ऑडियंस भी बड़ा इंतजार कर रही होती है आपके साथ शो का। बहुत शुक्रिया सर कि आपने ज्वाइन किया। थैंक यू सो मच।